नमस्कार। लगभग 2 साल पहले नालासोपारा पूर्व संतोष भवन में हितेंद्र जोशी पर दीपक गौतम नामक शख्स ने 2 राउंड फायरिंग की थी। दीपक गौतम अपनी बहन चंदा तथा हितेंद्र जोशी के प्रेम विवाह से काफ़ी नाराज था, जिससे पहले उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी और हितेंद्र जोशी ने यह सूचना तुलिन पुलिस स्टेशन को भी दी थी, किंतु तुलिन पुलिस ने इस धमकी वाले मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका खामियाजा हितेंद्र जोशी को भुगतना पड़ा और वह इलाज के लिए लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती भी रहा। वहीं वारदात को अंजाम देते ही तुलिन पुलिस ने दीपक गौतम को गिरफ्तार कर लिया था तथा वारदात में उपयोग की गई गन भी बरामद कर ली गई। लगभग 2 साल बीत चुके हैं और दीपक गौतम अभी जेल में है, किंतु दीपक गौतम के भाई अभी भी हितेंद्र जोशी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसके चलते हितेंद्र जोशी व चंदा भय के साए में जीने को मजबूर है। उन्हें डर सता रहा है कि उन पर फिर से एक जानलेवा हमला हो सकता है। देखिए भय के साए में जीने को मजबूर हितेंद्र जोशी व चंदा की कहानी इन्हीं की जुबानी। भारत देश ऐसा देश जहां आज भी प्रेम के नाम पर कई लोगों की मिसाल दी जाती है, उनकी कस्में खाई जाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाज का एक वह भी पहलू है जहां अंतरजातीय विवाह के चलते लड़की पक्ष वाले या लड़के पक्ष वाले एक दूसरे के जानी दुश्मन तक बन जाते हैं। यहां तक कि एक बाप या भाई उनके घर की लड़की के किसी अन्य जाति वाले लड़के से प्रेम विवाह करने पर वे अपनी बेटी और दामाद को जान से मारने तक का कदम उठा लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ पालघर जिले के नालासोपारा शहर में, जहां 27 अक्टूबर 2021 को चंदा गौतम नामक युवती ने हितेंद्र जोशी नामक युवक से अंतरजातीय प्रेम विवाह किया। चंदा का यह विवाह गौतम परिवार को मंजूर नहीं था। चंदा व हितेंद्र दोनों ही विवाह के बाद संतोष भवन शर्मावाड़ी में रहते हुए हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु उन्हें क्या पता था कि उनके इस प्यार भरे विवाहित जीवन में अब बाधा आने वाली है, उनकी खुशियां गम में बदलने वाली है। और उसी के तहत 6 मार्च 2022 को चंदा के भाई दीपक गौतम ने हितेंद्र के घर आकर उस पर 2 राउंड फायरिंग कर दी, जिससे हितेंद्र बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही तुलिंज पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई और फिर देखते ही देखते संतोष भवन शर्मावाड़ी क्षेत्र कुछ ही देर में पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। घायल हितेंद्र को पास के ही अलायंस अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां आखिरकार जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते हुए हितेंद्र ने मौत को हराकर जिंदगी की जंग जीत ली। वहीं इस मामले में तुलिंज पुलिस द्वारा न सिर्फ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि वारदात में इस्तेमाल की गई गन भी बरामद कर ली गई। हालांकि घटना के 2 साल बीत जाने के बाद भी दीपक गौतम अभी जेल में है, परंतु अब फिर से चंदा और हितेंद्र जोशी को गौतम बंधुओं की ओर से जान से मारने की लगातार धमकियां दी जा रही हैं। वहीं सिलसिलेवार मिल रही इन धमकियों की संपूर्ण जानकारी पत्र लिखकर तुलिंज पुलिस स्टेशन से लेकर वसई विरार मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्तालय तक दे दी गई है। इसके अलावा हाल ही में हितेंद्र जोशी की पत्नी चंदा के द्वारा विनय भंग व धमकी देने की धाराओं के तहत निकेश लालता प्रसाद गौतम के खिलाफ एक FIR भी तुलिंज पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। इन सब मामलों की जानकारी चंदा व हितेंद्र ने दी है, जिस पर धमकी देने वाले की कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी की गई है, जिसे आप भी सुनिए। ये सुन चंदा, अब तो दीपक मारा था ना, अब तेरे को मैं ही मारूंगा। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, अब तेरे को मैं ही मारूंगा। तू जहां भी मुझे मिल जाएगी ना, भगवान की कसम ठोक दूंगा, तेरा जीना मुहाल कर दूंगा मैं। अभी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? शांति रख ले, बस शांति रख ले। वहीं पीड़ितों ने बताया कि अब डर के साए में वे जीने को मजबूर हैं। साथ ही
इन्हें अपनी सुरक्षा का भी भय सता रहा है। इन्होंने कहा है कि अगर उन्हें कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार ये गौतम परिवार ही होगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हितेन नरेंद्र जोशी है। कहाँ रहते हो आप? सर संतोष भवन सर, शर्मावाड़ी। क्या हुआ आपके साथ? सर एक्चुअली मेरे पे सर फायरिंग हुआ था की बात है? सर 2022 में सर। वाकया क्या था? सर मैंने लव मैरिज किया था सर। अच्छा, फिर? तो सर इसके भाई ने फिर 7 महीने बाद मतलब धमकी दिया था। शादी करके हम चौकी गए थे सर, पुलिस चौकी। ओके। तो शादी के पहले उसके भाई लोग के पास गन था। वो क्यों लाया था, क्या लाया था सर, मुझे नहीं पता था। तो मेरे वाइफ को धमकी दिया था कि तू उससे शादी करेगी फिर भी मैं उसको मारूंगा, नहीं करेगी फिर भी हम उसको मारेंगे। पर रीजन क्या था सर मुझे नहीं पता था। ओके, फिर उन्होंने आपको गोली मारी? मेरी वाइफ ने ऐसा सोचा कि वो मुझसे शादी कर लेगी, शायद उनको रहम आएगा। ओके। तो वो सोच के मेरी वाइफ ने रात को 12 से 1 बजे जब मेरे वाइफ को उन लोग मार रहे थे तो मेरे वाइफ ने वहां से भाग गई। भाग के फिर सर हम सेकेंड डे सर हमने शादी किया। फिर भी उनका धमकी वगैरह आता था हमको। हम शादी करके सर तुरंत पुलिस चौकी गए थे। तो हमने उधर के जो पुलिस वाले थे उनको बताया कि उनके पास गन है सर, ऐसा है वैसा। तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उसके बाद सर 2021 के दिसंबर में सर मेरे घर पे सर गन लेके दीपक गौतम आया था सर। तब मेरी वाइफ गुजरात में थी। तब सर मैं पुलिस की मदद लेने के लिए सर रात को 1:30 बजे मेरे दोस्तों को बुलाया था और मैं सर वहां गया था, मैं एनसीआर FIR डालने के लिए, जो गन लेके आया था सर। ओके। तो पुलिस वाले ने वो चीज में कोई कार्रवाई नहीं की सर और मुझे गाली वगैरह दिया। ओके। और मुझे बोले कि वो दिवाली का गन रहेगा क्योंकि सर नवंबर दिवाली वगैरह चला गया था। बोलता तेरे को डरा होगा, तू क्या क्रिमिनल है क्या, तेरे को क्यों कोई मारेगा, ऐसा वगैरह करके मेरे को इग्नोर करके भगा दिया। ओके। फिर सर उसके बाद 6 महीने बाद सर फिर मेरे को धमकी आते गया सर। 6 महीने के अंदर दिसंबर के बाद सर दूसरे महीने सर फिर मेरे को धमकी आया, इसका भाई मुकेश गौतम वगैरह धमकी दिए। फिर मैं पुलिस चौकी में गया था, पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर सर मेरे पे अटैक हुआ। लगातार जो शादी के बाद से आपको धमकियां दी जा रही थी लेकिन पुलिस प्रशासन इस विषय पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं कर पा रही थी, तो उसके बाद फिर उन्होंने आप पे आकर अटैक कर ही दिया। हाँ सर। कितने गोलियां लगी थी आप पे? सर मुझे गर्दन पे सर एक गोली लगी थी सर, वो भी पीछे से उसने सर फायरिंग किया। उसकी वाइफ तनुजा गौतम ने मुझे कॉल किया था सर, वीडियो कॉल। हाँ। तनुजा गौतम वो भाई भाई बोल के सर बात करने की, जो अपने पति को मतलब अलग ही बताने की कि मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। तो सर मैं ट्रस्ट करके उनसे खाली मतलब ऐसा बात करता था। मेरी वाइफ से बात करना चाहती थी तो मैं कभी कभी दे देता था फोन। तो सर उन लोग ने प्लानिंग करके सर मुझे मारने की साजिश किया। फिर बाद में उसकी वाइफ का मुझे वीडियो कॉल आया। जब उसकी वाइफ को पता चला मैं घर पे हूँ तो मुझे बोली कि भाई आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, आप जरा बाहर आ जाओ। ओके। तो मैं सर बाहर आया सर और मैं सिगरेट पी रहा था सर। रात को 9:30 बजे की बात है। हाँ। तो मैं सिगरेट पी रहा था तो पीछे से सर वो आके सीधा उसने फायरिंग किया 2 मिनट के अंदर सर। एक गोली सर इधर गर्दन पे लगी, एक गोली इधर हाथ में लगी सर। पूरा यहाँ से लेके पीछे तक टाका है सर, 95 टाका है। और अभी भी सर गोली लगने के बाद भी सर उन लोग सुकून से जीने नहीं दे रहे। जब आपके पति को गोली लगी तब क्या हुआ? पुलिस टाइम पे पहुंच गई थी? हाँ सर, टाइम पे पुलिस पहुंची थी। मैं तो मेरे हस्बैंड को लेके तुरंत हॉस्पिटल निकल गई थी। तो मेरी ननद और मेरी सास पुलिस के पास गई थी। तभी ऑन द स्पॉट अलायंस में सारे पुलिस वाले आ गए थे, ACP सर सब आ गए थे वहाँ पे। फिर उसके बाद वहाँ से इनको दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए। अलायंस में कुछ इलाज हुआ नहीं तो उनको फिर दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए। फिर वहाँ पे भी डॉक्टर नहीं थे, वहाँ से निकाल के हम शताब्दी लेके गए। शताब्दी में इनको 24 घंटा एडमिट किया था। उसके बाद फिर इनका ट्रीटमेंट चालू किया था। वहाँ पे उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ। 24 घंटे बाद इनको होश आया। उसके कुछ दिन बाद भी फिर हमको धमकियां मिलने ही लगी थी कि अरे तेरे पति का खर्चा हम लोग ने दिया, 5 लाख रुपए हम लोग ने दिया, वो तुम लोग ने मतलब हम लोग से पैसा लिया, ऐसा मेरा बड़ा भाई बोलता था मुकेश गौतम। नहीं, उन्होंने कुछ पैसे नहीं दिए थे, अफवाहें फैला रहे थे। अच्छा, पुलिस ने इस मामले में किसी को गिरफ्तार किया था? जी सर। किसी को गिरफ्तार किया था? जी हाँ, दीपक गौतम को। दीपक गौतम, हाँ, वो मेरा छोटा भाई है, मेरे से बड़ा है। और जो आपकी जो भाभी जो आपकी वीडियो कॉल करती थी उनको इस मामले में कुछ आरोपी बनाया? जी नहीं, उसके ऊपर तब तक सबूत मिला नहीं था। जिस दिन उनको अरेस्ट किया था, जब भी दीपक को पकड़ा 7 तारीख को, दीपक को पकड़ने के बाद तनुजा को तुरंत पकड़ा नहीं था, उसको दूसरे दिन पकड़ा। जब उसके खिलाफ सबूत मिला, गन वगैरह के साथ मतलब फोटो वगैरह थे, तभी उसको पकड़ा। उसको फिर उसको 2.5 साल जेल में रखा था। अभी कुछ दिन ही हुआ है वो जेल से छुट्टी है। अब जेल से छूट गई? जी छूट गई है। अब क्या माहौल है?
उसके बाद भी हमें धमकियां मिल रही है सर। मेरा बड़ा भाई वो अभी गायब है, वो भी धमकियां दे रही है हमें कि दीपक छूटेगा तो मारेगा जरूर। 15 तारीख को अभी बेल थी, उसके पहले ही हमको धमकियां मिली थी कि मेरा भाई 15 तारीख को आएगा, इतना तो नक्की है कि तुम दोनों को वो ठोकेगा जरूर। इस वजह से हम पुलिस स्टेशन गए थे कंप्लेंट करने, एनसी वगैरह हमारा लिया, तो मुकेश गौतम को बुला नहीं रहे थे, उसे मतलब फोन वगैरह कर रहे थे, वो आ नहीं रहा था। तो जब भी वो आया तो उसके बाद फिर तनुजा गौतम को बुलाए, मेन तनुजा गौतम थी, धमकी वगैरह दी थी, तो उसे बुलाए, वो आ नहीं रही है। अभी तक तनुजा गौतम मिली नहीं है, सिर्फ मुकेश गौतम से ही इनका बातचीत हुआ है पुलिस वालों का, और तनुजा गौतम मिली नहीं है। तो हमने पुलिस वाले से पूछा कि मतलब तनुजा गौतम अब तक क्यों नहीं मिली है, तो उन्होंने कहा कि अभी हम लोग ने नोटिस वगैरह जारी किया है, अभी उसको हम क्या कर सकते हैं। इस सारे मामले में अब तक कितने एफआईआर, कितने एनसी आपने धमकी से संबंधित कितनी करवाई? 4 एनसी मैंने मुकेश गौतम के नाम पे किया है और एक तनुजा गौतम के नाम पे। कोई एफआईआर भी दर्ज करवाई अभी आपने? जी हाँ, अभी आज ही मैंने करवाया है। किसके खिलाफ करवाई? ये निकेश गौतम के खिलाफ, ये हमसे सुलह करने आए थे, हमको सामने से फोन निकेश किए गौतम भी आपके भाई हैं? जी हाँ, ये मुकेश गौतम से छोटा है, दूसरा नहीं। ओके। तो ये हमसे सुलह करने आए थे अभिनंदन में कि जाने दो, जो हो गया सो हो गया। पहले हमारे घर पे आए, हमें फोन किए, सामने से बुलाए कि आप लोग मतलब आ जाओ, बातचीत करना है। हम बोले कि घर पे आ जाओ। मैंने फोन उठाया, हमने कहा कि आप घर पे आ जाओ, मैं घर पे ही हूँ, मैं मेरे पति घर पे ही है। तो घर पे आए तो उन्होंने मुझे कहा कि देख चंदा, जो हो गया सो अभी जाने दे और दीपक को अभी छुड़ा दे। हमने कहा इतना तो मैं जल्दी भरोसा नहीं करूंगी। फिर मैं कुछ बोली नहीं, तो उन्होंने बोला कि मुकेश गौतम और तनुजा तेरे से बात करना चाहते हैं ये मामले में। मैं बोली ठीक है, चलेगा। तो हम सब वहाँ अभिनंदन गए, वहां पे बात छिड़ी कि मतलब कि जान दे चंदा। अभी वापस से निकेश गौतम ने ही बोला कि जाने दे, जो हो गया सो हो गया, माफ कर दे, अभी दीपक को बाहर निकाल दे। काफी दिन हो गया उसे जेल में, वो बहुत रोता है, बहुत मतलब ये करता है कि अभी छुड़ा दे उसको, मुझे माफ कर दो, अंदर से बोल रहा है तेरे लिए, तू उसको छुड़ा दे। मैंने कहा मैं सोचूंगी, मैं इतने जल्दी भरोसा नहीं कर सकती हूँ। उतने में ही मुकेश गौतम और तनुजा गौतम भी थे, उन्होंने कहा कि इतना तो है नक्की, अगर वो छूटेगा तो तुम दोनों को ठोकेगा जरूर। तो मैंने निकेश गौतम से कहा कि अभी सामने फेस टू फेस धमकी दे रहा है, पीठ पीछे क्या करेगा, किस हक से मैं उसको छुड़ाऊं, क्या भरोसा करूं मैं, और तुम यहाँ हमसे सुलह करने आए थे। तो मुकेश गौतम को, तनुजा गौतम को निकेश ने वहां से हटा दिया कि मतलब तुम अभी जाओ करके। तो मैंने इनसे कहा देखो, अब मतलब निकेश गौतम ने बोला कि मैं मतलब सब लेता हूँ, सारी जिम्मेदारी लेता हूँ, साइन करके मतलब दे दो। हमने कहा हम सोचेंगे। हमने ये भी कहा कि हम फैमिली वाले से, आप जितने भी फैमिली वाले हो, हमें साइन करके दे दो कि मतलब क्या है क्या नहीं। जब इन्होंने धमकी दे दी, फिर हमने भरोसा ही तोड़ दिया। हम कहे हमको कुछ नहीं चाहिए और मैं किसी भी भरोसे पे ये नहीं करूंगी। यार आज 354 और 507 के तहत मामला दर्ज किया गया। जी हाँ, ये मुझे गाली मिली है रात को। एक्चुअली मैंने ही मैसेज किया कि हम लोग ने आपसे कब 5 लाख रुपए मांगे, क्योंकि जो कुछ दिन पहले हमने एनसी किया था मुकेश गौतम के नाम पे, उन्होंने कहा कि मतलब 5 लाख रुपया हम मांग रहे हैं, मैं मेरे हस्बैंड 5 लाख रुपया मांग रहे हैं कि हम केस वापस ले लेंगे करके। मुकेश गौतम ने ऐसा चौकी में भी कहा, पुलिस स्टेशन, कुछ दिन पहले हमने एनसी डाला था। तो उसके बाद मैंने मतलब वही दिमाग में घूम रहा था मेरे, और 2 दिन पहले वापस से वो गन बिन का इशारा करने लगा मेरे हस्बैंड को, और यहाँ तक सबको बोलने लगा कि अरे मेरी बहन पैसे मांग रही थी, मेरा भाई आया था कि मतलब केस वापस लेने के लिए 5 लाख रुपए लोग मांग रहे थे। तो मैंने वही चीज रात को मैसेज की, क्योंकि वो मेरे से अच्छे से बात करके गया था निकेश गौतम। तो मैं सोची ये जरिए मैं बात करके देखूं। तो मैंने कहा कि मैंने आपसे पैसे कब मांगे थे, मैंने कहा मेरे और मेरे हस्बैंड ने आपसे कब 5 लाख रुपए मांगे थे। उसके बाद उन्होंने गाली देना चालू कर दिया, बहुत गंदी गंदी उन्होंने गाली दी, जो मैं अभी बोल नहीं सकती हूँ, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। तो इसी तहत मैंने फिर सर से बात की, रात को ही हम सर के पास आए थे, कुछ 12:30 बजे मैंने सामने से मैसेज किया था। उसके बाद से कंटिन्यू गाली गलौज मतलब आने लगी। उसके बाद फिर हम पुलिस स्टेशन गए, तो वहाँ पे जो पवार सर थे उनसे हमने बात की। तो उन्होंने जब गाली वगैरह देखा, पहले तो कहा एनसी डालो। हम कहे हम एनसी नहीं चाहिए, हमें एफआईआर चाहिए, क्योंकि एनसी हम इतनी ज्यादा दे चुके कि हमको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि अरे आप आए हो तो एनसी तो करना पड़ेगा। हम क्या हम नहीं देंगे, हमें पवार सर मिले। तो हमने कहा दिखाया, उन्होंने मतलब जो फोटो वगैरह गाली वगैरह थी उन्होंने देखा, उन्होंने कहा इस पे एफआईआर हो सकता है, आप सुबह आके एफआईआर कर लेना। तो हम रात को रुके थे, ये वावले सर थे, उनसे हमने कहा कि पवार सर ने कहा है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो आप कीजिए। तो बोले कि नहीं हम खाली एनसी ही लेंगे। हम वहां से चले गए रातों रात।
फिर सुबह हमने एफआईआर किया, बावले सर सामने से फोन करके बुलाए तो वो बोले कि हमारे पीआई सर से बात हो गई है, आप एफआईआर कर दो। तो फिर मैं यहाँ से गई, मैंने पीआई सर को मिली, उनको गाली वगैरह सुनाई मैंने कि ऐसा ऐसा गाली वगैरह हमें दे रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप गुना दाखिल करो। तो मुझे समझा नहीं, बोले क्या सर एनसी देना पड़ेगा? बोले नहीं एफआईआर करना पड़ेगा। बोले ठीक है। तो आज मैंने वही एफआईआर वगैरह किया है। ठीक है, अब जो माहौल है, जो डर का माहौल है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत भयभीत हो रहे थे। इस सारे माहौल में अब आप पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका सामने नजर आ रही है? क्या ये सारी मदद आपकी की जा रही है? लग नहीं रहा है सर, लग नहीं रहा। मदद का हमको अगर चौकी में जाके ऐसा लगना चाहिए कि नहीं हमको मतलब हमको इनसे सहयोग मिल रहा है वगैरह कुछ भी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। जब से फायरिंग हुआ सर ऐसा एक बार भी नहीं लगा। इनके अभी पहले जो मेरे पीआई हस्बैंड गए थे, अभी जिन्होंने हमको नंबर दिया कि आप इनसे बात करो करके, मेरे हस्बैंड गए थे अभी शाम को, तो वो सामने से बोलते कि नहीं जाने दो, कि अभी सिम कार्ड क्या चेंज करो, ऐसा सिम बोल बदली रहे हैं, करो। वो नहीं मारेगा। ये अभी वो मतलब- सारी चीजें मेरे साथ पहले भी हो चुकी है कि नहीं करेगा करके आखिर कर दिया। ठीक है, आप मेरा पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे जी से आप क्या गुहार लगाना चाहोगे? सर हम एक्चुअली वहां गए थे सर, हमने अर्जी डाला था मधुकर पांडे जी को, तो वो अर्जी का सर हमें कुछ इतना सर हमको 10 बार फोन करना पड़ता है। हम खाली कमिश्नर सर से यही बोलते हैं कि सर हमें तुरंत पुलिस चौकी से पुलिस वाले हमें कोऑपरेट करे और हमारे पीछे जो लगे हैं उन पे फोकस करे, और हमको मतलब ऐसा पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। आपको भी डर लग रहा है? आप जी सर, कैसे हो? जी सर, मेरे हस्बैंड जाते हैं नाइट ड्यूटी में, रात को अकेले रहती हूँ, मुझे डर तो लगा ही रहेगा। अभी सामने से धमकी मिली, कभी भी कुछ भी कर सकता है। इतने टाइम हम पुलिस वालों के पीछे पड़े थे कि नहीं आप कीजिए, आप कोई कार्रवाई कीजिए, लेकिन अब तो ये सामने से धमकी दे रहा है फोन पे। अब मैं इतना ही चाहती हूँ सर से, प्लीज हमको कोऑपरेट करें, मुझे डर लगा है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।